हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होते हैं ना, उससे उन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है चेक। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो चेक। चेक होता क्या है कि चेक का हम लोग इस्तेमाल बेसिकली कब करते हैं? चेक का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे अकाउंट, सपोज दैट मेरा अकाउंट है किसी एक्स बैंक में, मेरा मान लीजिए किसी एक्स बैंक में, XYZ बैंक में मेरा अकाउंट है। ठीक है, तो उस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, प्लस उस अकाउंट से अमाउंट विड्रॉल करने के लिए हम चेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चेक भी जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे टोटल 7 टाइप्स ऑफ चेक होते हैं, 7 तरह का चेक होता है। ठीक है, 7 तरह के चेक्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे जो हमारा पहला चेक है वो है बियरर चेक। बियरर चेक, अब जो बियरर चेक होता है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो बियरर चेक एक ऐसा चेक होता है ना, इस चेक से हम क्या करते हैं, कैश मनी को हम विड्रॉ करते हैं। कैश मनी जो है हम इस चेक के थ्रू विड्रॉ करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ा डिमेरिट, मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि बेयरर चेक जिस व्यक्ति के हाथ में होगा ना, उसी व्यक्ति को जो है वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि मान लीजिए आपका बेयरर चेक है, गिर गया, अब कोई दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो व्यक्ति जाके पैसे को विड्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये सबसे मतलब अनसेफ चेक माना जाता है, ये अनसेफ माना जाता है सारे चेक्स में से, क्योंकि बेयरर चेक काफ़ी अनसेफ होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है, जो सेकंड चेक आता है वो होता है हमारा ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक क्या होता है? तो ऑर्डर चेक होता है ना कि इस चेक का इस्तेमाल, इस चेक से जिस व्यक्ति का हम नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास चेक है। ठीक है, इस चेक पे हम जिस व्यक्ति का नाम लिखेंगे ना, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, XYZ पर्सन है, उसके नाम से हम लोग 20,000 का हम चेक दिए। तो ये जो ऑर्डर चेक होगा ना, ये सिर्फ ये XYZ ही पर्सन जो है ये 20,000 को विड्रॉल कर देता है, करेगा। ठीक है, तो इस तरह के चेक को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक पे जिस व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ रहता है ऑर्डर चेक पे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चेक आता है वो होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक क्या होता है कि क्रॉस चेक, इसमें क्या होगा ना, ये आपका चेक हो गया। ठीक है, इस चेक के ऊपर में ना ऐसे 2 क्रॉस मार्क होते हैं। ठीक है, इस चेक के थ्रू क्या होता है, इसमें आपका पैसा, नेम, ठीक है, सारा चीज़, पैसा नेम नहीं रहता। यहाँ पे आपके ऊपर 2 मतलब क्रॉस मार्क लगे रहते हैं। ठीक है, अब इस चेक से क्या होता है ना, पैसा जो है ना वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है। पैसे जो है वो अकाउंट टू अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं क्रॉस चेक के थ्रू। ठीक है, और जो क्रॉस चेक जो है ना, क्रॉस चेक सबसे सेफ़ माना जाता है। पैसे विड्रॉल के लिए सबसे सेफ़ जो चेक माना जाता है, क्रॉस चेक को माना जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चेक आता है वो होता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक, अब ये गिफ्ट चेक क्या होता है, इसको बेसिकली प्राइज़ मनी जो हम लोग देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई मैराथन हुआ, तो मैराथन में मतलब उस प्राइज़ को मतलब बड़ा दिखाने के लिए हम लोग गिफ्ट चेक का इस्तेमाल करते हैं। इसका साइज जो होता है ना, आकार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग गिफ्ट चेक कहते हैं। अब नेक्स्ट जो चेक आता है उसको एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, ठीक। अब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है कि सपोज दैट, मान लीजिए मैंने क्या किया कि आज 1 फरवरी, मान लीजिए सपोज दैट कि आज कितना 15 फ़ेब है,
15 फ़रवरी 2023, ठीक है, 15 फ़रवरी 2023 को मैंने एक चेक क्या किया, काटा, मतलब चेक मैंने एक दिया किसी व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जो है ना उस चेक से पैसा जो है अगले 3 महीने के अंदर तक विड्रॉल कर सकता है। अगले 3 मंथ तक के अंदर कभी भी वो उस चेक से पैसे को विड्रॉल करेगा। तो इस तरह के चेक्स को बोलते हैं हम लोग पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। वैसे चेक जो 3 महीने मतलब वैसे चेक जो जिस पे लिखे गए तारीख से मतलब लिखा हुआ डेट से अगले 3 महीने, तो मान लीजिए 15 फरवरी से लेकर अगले 3 महीने तक वो वैध होता है, उस तरह के चेक को हम लोग बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। आज तक सबसे ज़्यादा जो पोस्ट डेटेड चेक ही चल रहा है, ठीक है। सारे चेक पोस्ट डेटेड चेक ही होते हैं करेंटली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक, आप ब्लैंक चेक का मतलब समझ ही रहेंगे। एक मान लीजिए चेक हुआ, इस पे मैंने सिर्फ क्या किया कि साइन कर दिया, मैंने यह अमाउंट भी नहीं भरा, तो इस तरह के चेक को हम लोग बोलते हैं ब्लैंक चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस, चेक बाउंस कैसे होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक चेक है, इस चेक मैंने 40,000 का चेक जो है किसी व्यक्ति XYZ व्यक्ति को दिया, ठीक है। लेकिन मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये ही थे, ठीक है। तो इस केस में ये चेक जो होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, मतलब चेक बाउंस करा जाता है, तो पैसे नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पैसे नहीं निकलते इस चेक से, इसीलिए इसको बोला जाता है चेक बाउंस। और चेक बाउंस एक कानूनी अपराध होता है, ठीक है, एक इलीगल काम होता है। अगर चेक बाउंस हो रहा है तो ये एक कानूनन अपराध होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सारे 7 टाइप्स जो हुए ये हमारे चेक्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ चेक्स होते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है बैंक ड्राफ्ट। कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक ड्राफ्ट जो होता है ना, तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, तो बैंक ड्राफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक मतलब एक स्टेटमेंट है। बैंक ड्राफ्ट जो है, अगर हम बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, एक फिनेंशियल रिसिप्ट है जिसको हम लोग वित्तीय पूर्जा कह सकते हैं। फिनेंशियल रिसिप्ट है, ठीक है। फिनेंशियल रिसिप्ट जिसको वित्तीय पूर्जा कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिसकी सहायता से जो मनी है मतलब जो पैसे होते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेजते हैं, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। और बैंक ड्राफ्ट में क्या है कि बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है, तो मान लीजिए आपको 60,000 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है, आपके पास 60,000 रुपये है। आप इसको क्या किए, किसी भी बैंक में जाके आप बैंक में जाइए, इस बैंक को 60,000 रुपये जमा कीजिए, वहाँ से ड्राफ्ट बना लीजिए। आप उस 60,000 रुपये को जमा करके 60,000 का ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब देखिए, जिस बैंक से आप ये ड्राफ्ट बनवाए हैं ना, उसी बैंक में आपका जो होगा ना ये विड्रॉल होगा, वही बैंक से वो बैंक आपको देकर ड्राफ्ट को देकर वो पैसे आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम बैंक में ये सेम बैंक में होना चाहिए, ब्रांच नहीं, सेम बैंक। जैसे मान लीजिए आपने SBI से बनाया ड्राफ्ट को, ठीक है, तो SBI में ही वो पैसा विड्रॉल होगा, ठीक है। ये बैंक ड्राफ्ट का नियम होता है। बैंक कोई भी बैंक जारी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही बैंक, कोई भी बैंक जारी कर सकता है बैंक ड्राफ्ट को, ठीक है। अब देखो, इसमें बैंक ड्राफ्ट बनाने में बहुत सारे बैंक जो होते हैं कुछ कमीशंस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक जो होते हैं कमीशन नहीं लेते। आप उसका अगर कस्टमर है उस बैंक का तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये होता है आपका बैंक ड्राफ्ट। अब होता है एक CBS, आपने नाम सुना होगा, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन, दोनों इसका मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब होता है ना, इस पैटर्न का मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पैटर्न का जो यूज़ करके
इस पैटर्न का यूज़ करके आप क्या करेंगे, एक स्पेशल ब्रांच में खाता खुलवा लेंगे, किसी भी मतलब एक ब्रांच में खाता खुलवा लेंगे और उस बैंक का मतलब पूरे देश में जहाँ पर भी उस बैंक का ब्रांच है ना, उस बैंक में जाकर अपना बैंकिंग मतलब जो बैंक का वर्क है अपना वो कर सकते हैं, मतलब अपना बैंकिंग कार्य जो भी है वो कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। उस बैंक का ब्रांच जहाँ भी है वहाँ जाकर आप अपने जो भी बैंक से रिलेटेड काम जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न में होता क्या है ना कि जो ग्राहक होता है, जो कस्टमर ब्रांच का होता है ना, वो कस्टमर अब बैंक का बन जाता है, मतलब ब्रांच के कस्टमर से वो बैंक का कस्टमर बन जाता है इस पैटर्न में, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एनईएफटी। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी। अब एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी। अब देखो इस पैटर्न का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न से व्यक्ति जो है एक बैंक से मतलब मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक बैंक के ब्रांच से दूसरे बैंक के ब्रांच में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है, लेकिन जो एनईएफटी से रिलेटेड जो क्वेरीज़ होते हैं, मतलब एनईएफटी से रिलेटेड जो भी फंड क्वेरीज़ होते हैं उसको मतलब रिजॉल्व करने के लिए जो है एक मतलब स्पेशल टाइम होता है, उसी टाइम पर उससे रिलेटेड क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो एनईएफटी का जो जितने भी क्वेरीज़ होते हैं ना उसको रिजॉल्व करने का जो टाइमिंग 9 AM टू 2 PM होता है। ठीक है, इस समय जो जितने भी क्वेरीज होते हैं एनईएफटी रिलेटेड वो होते हैं, और ये मतलब एक होल डेज में, एक पूरे दिन में टोटल 11 टाइम्स होता है ना एनईएफटी के क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, मतलब एनईएफटी से रिलेटेड क्वेरीज को 11 बार रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब जो एनईएफटी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनईएफटी के मतलब अंडर इसमें एनईएफटी में एक बेनिफिट होता है ना, एनईएफटी में एक बेनिफिट होता है ना कि एनईएफटी में जो आपका मिनिमम अमाउंट भी नहीं फिक्स है कि कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम अमाउंट भी नहीं फिक्स है कि इसमें लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। आप कम से कम कितना भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी जितना चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्रांच में उस ब्रांच में खाता नहीं है ना, तब आपके लिए लिमिट हो जाता है 50,000 का। 50 से ज़्यादा का एनईएफटी आप नहीं कर सकते, आपका अगर उस ब्रांच में खाता नहीं है। ठीक है, एक और बात जो होता है कि एनईएफटी पे जो होता है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र जो होते हैं एनईएफटी पे, इसमें भेजने वाले को फीस मतलब कुछ सर्विस टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो रिसीवर होता है ना उसको एक भी रुपये नहीं देने पड़ते, उसको कोई भी फ़ीस देना नहीं रहता है। लेकिन जो सेंड करता है, पैसे को भेजता है, उसको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, एनईएफटी अब देखिए एनईएफटी के द्वारा और क्या होता है, तो एनईएफटी के थ्रू आप एक चीज़ और है कि एनईएफटी के थ्रू ना ही आप विदेश मतलब फॉरेन में ना ही पैसा भेज सकते हैं और ना ही पैसा वहाँ से विदेश से धन प्राप्त किया जा सकता है, ना ही वहाँ से पैसा आ सकता है और ना ही यहाँ से विदेश पैसा जा सकता है एनईएफटी के थ्रू। ठीक है, तो एनईएफटी टोटली नेशनलाइज है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये वर्क करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है कि एनईएफटी के मतलब जैसा एनईएफटी है वैसे ही आरटीजीएस भी फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक के ब्रांच में भेजा जाता है। लेकिन आरटीजीएस में डिफरेंस ये है ना, इसमें जो इससे आरटीजीएस से रिलेटेड जो क्वेरीज होते हैं
इसमें जो क्वेरीज होते हैं ना, क्वेरीज को इंडिपेंडेंटली मतलब वन बाय वन रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन आरटीजीएस में एक फ़िक्स टाइमिंग था, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से टोटल 11 बार निपटाया जाता था एक दिन। लेकिन आरटीजीएस में ऐसा नहीं है। आरटीजीएस में आपको एक एक करके, स्वतंत्र रूप से एक एक करके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो आरटीजीएस का फैसिलिटी होता है ना, वो काफ़ी फास्ट है। मतलब आरटीजीएस से पैसा काफ़ी फास्टली जाता है। ठीक है। और आरटीजीएस सिर्फ सीबीएस पे अवेलेबल है, मानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के ब्रांच जितने भी है ना, उसी पे अवेलेबल है आपका आरटीजीएस फैसिलिटीज़। ठीक है। अब लेकिन आपने देखा था कि एनईएफटी में ना कोई मिनिमम अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन था, ना मैक्सिमम अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन आरटीजीएस जो होता है ना, आरटीजीएस में आपको कम से कम 2 लाख होना चाहिए मिनिमम 2 लाख की धनराशि जो है वो आरटीजीएस का अमाउंट है। और अधिकतम मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसका नहीं है, लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए का तक कम से कम 2 लाख आरटीजीएस होना चाहिए। 2 लाख से कम का आरटीजीएस नहीं होता। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आरटीजीएस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आईएफसी कोड। आईएफसी कोड क्या होता है? आईएफसी कोड का मतलब होता है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। अब आईएफसी कोड 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट का आईएफसी कोड होता है। ठीक है। जिसमें ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब डिजिट भी होता है और नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। इस आईएफसी कोड का यूज़ हम लोग एनईएफटी में भी करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र में भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस में भी करते हैं, और ईसीएस में भी करते हैं। ये तीनों में हम लोग आईएफसी कोड का इस्तेमाल करते हैं। आईएफसी कोड जो होता है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है। उसका जो फर्स्ट 4 डिजिट, जो पहला 4 जो होता है ना, वो बैंकों के नाम को प्रदर्शित कर, मतलब 11 डिजिट का, सिंपल समझो 11 डिजिट का आईएफसी कोड होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है एमआईसीआर कोड। एमआईसीआर कोड क्या होता है? तो एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब इसका एमआईसीआर का यूज़ किया जाता है ना, जैसे सिंबल को पहचानने के लिए एमआईसीआर का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब इसका यूज बेसिकली जो एमआईसीआर का यूज़ होता है ना, वो चेक पर किया जाता है। ये चेकों में जो होता है एमआईसीआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। स्विच फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। अब स्विफ्ट कोड क्या करता है कि ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है, एमएसजी नेटवर्क है। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है। अब ये क्या करता है कि जिसका उपयोग जो होता है ना, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मतलब मैसेज को मतलब सुरक्षित रूप से जानकारी इन्फॉर्मेशन को मतलब सेफली भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट कोड इस्तेमाल कौन करता है? तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल 2 इंटरनेशनल बैंक के बीच जो भी पेमेंट्स होते हैं ना, उनका इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे आप घरेलू ट्रांजैक्शन को मतलब दिखाने, उसका इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए आईएफसी कोड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक के बीच भुगतान के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये स्विफ्ट कोड एक मैसेजिंग नेटवर्क होता है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक के बीच में। ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है और घरेलू लेवल पे आईएफसी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है।
स्विफ्ट से जो होता है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, उसका मैसेज आता है, ठीक है। अब देखिए स्विफ्ट का एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि स्विफ्ट जो होता है ना, मतलब स्विफ्ट जो होता है ये सिर्फ क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, ना कि धनराशि को। स्विफ्ट के हिसाब ये मैसेजिंग नेटवर्क है, इसके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ना कि धनराशि ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक मतलब ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें अगर हम लोग मतलब कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाल दें तो अपने व्यक्तिगत पहचान के संग मतलब हम लोग इसके एटीएम के थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हम लोग पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, और जमा भी करते हैं, ठीक है। अब देखो भारत में सभी एटीएम को जो नेटवर्क जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं नेशनल फिनेंशियल स्विच कहते हैं, नेशनल फिनेंशियल स्विच। ये क्या करता है, नेशनल फिनेंशियल स्विच जो है वो सारे एटीएम मतलब भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क जो है वही है, नेशनल फिनेंशियल स्विच, ठीक है। अब देखो इस नेटवर्क का संचालन कौन करता है, तो इस नेटवर्क का संचालन जो है ना वो करता है भारतीय राष्ट्रीय जो पेमेंट रूल है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम जो है वो इसको मतलब रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें एटीएम की खोज किसने की थी, तो एटीएम की खोज जो है वो 1967 में जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था। जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था एटीएम की खोज, जॉन शेफर्ड वार्नेस ने किया था। और पहली बार एटीएम जो कहाँ लगाया गया था, तो पहली बार एटीएम 2004 में पहली बार एटीएम जो है ना वो 2004 में पहली बार एटीएम जो है वो आपका 2004 में एसबीआई ने लगाया था। कहाँ पे, तो ये कोची के मतलब कोची जो है, कोची के झनकार एक पोर्ट था, झनकार पोर्ट पे लगाया गया था। झनकार नामक एक स्टीमर था ना, वहाँ पे लगाया गया था एटीएम को, ठीक है। एटीएम कितने प्रकार का आता है, तो एक होता है जो बैंक इशू करता है, और एक जो होता है वो ब्राउन लेवल एटीएम होता है। जो ब्राउन लेवल एटीएम होता है ना, इस एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, एक होता है वाइट लेवल एटीएम, और एक होता है माइक्रो एटीएम, ठीक है। तो 4 तरह का एटीएम होता है। एक डेबिट कार्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग पैसे को निकालने का सबसे आसान तरीका होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है काफ़ी सिक्योर मेथड होता है पैसे को निकालने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चीज़ होते हैं, जैसे सीवीवी नंबर होता है, एटीएम कार्ड नंबर होता है, आपको पिन डालना पड़ता है, देन आपको पैसे निकलते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड जो है बैंक उसी ग्राहक को देता है जिस पे उसको पूरा भरोसा रहता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से हम लोग ईजिली लोन निकाल सकते हैं, पैसे मतलब ले सकते हैं। उसके बाद उसको 40 दिनों के अंदर अगर हम पे किए तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन अगर 40 दिनों के बाद अगर हम पे करेंगे तो उस पर हमसे इंटरेस्ट बैंक लेती है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो बैंक के टर्मिनोलॉजी थे जिसको आज हमने देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।